प्यारे बच्चों, आप भाग 1 की वीडियो देख चुके होंगे। भाग 2 पार्ट एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, नेक्स्ट पैरा जो था आपका, उसको पढ़ते हुए मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं आप अच्छे से समझेंगे। अंगदोर बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। फिर मुझे भी अंगदोर पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। देखिए, श्रम साध्य एक वर्ड आया है, श्रम साध्य। श्रम साध्य क्या होता है? परिश्रम से होने वाला। ठीक है। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, और कोई व्यक्ति इस समय साथ चलने को तैयार नहीं था। इस अवस्था में बिल्कुल भी वह चलना नहीं चाहते थे। तो इस पैराग्राफ में यही समझाया है, यही बताया गया है कि जो अंगदोर थे वह बिना ऑक्सीजन के ही चलना चाहते थे। वह जो चढ़ाई कर रहे थे उन्हें ऑक्सीजन, उनका मानना था कि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। और अंगदोर ने बचेंद्री पाल से भी पूछा क्या वह उनके साथ चलना चाहेंगी। अर्थात ये था कि उसी दिन में ऊपर जाना, शिखर पर पहुंचना और वापस आना, ये अवस्था थी। लेकिन बचेंद्री जानती थी कि ये एक जोखिम भरा कार्य होगा, ये कठिन कार्य होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी अंगदोर से मना नहीं किया और वह दोनों चलने की तैयारी करते हैं। लेकिन और कोई भी व्यक्ति साथ चलने के लिए उनके तैयार नहीं होता है। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। बचेंद्री पाल जो थी, उन्होंने अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। बचेंद्री पाल जो थी, उन्होंने अपनी चढ़ाई के जो आवश्यक सामग्री थी उसे काफ़ी सुरक्षित और सही स्थिति में रखे हुई थी। उन्होंने अपने साथ सहज लिया था। बचेंद्री पाल और उनके साथियों ने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और जो बचेंद्री पाल थी वह भी उनके साथ चलने में कोई उन्हें कठिनाई नहीं हुई और वो भी उनके साथ चलती गईं। नेक्स्ट पैरा। जमे हुए बर्फ की सीधी वे ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं मानो शीशे की चादरें बिछी हो। जो बर्फ़ होती है जब जम जाती है और साफ़ इतनी होती है, वह शीशे के समान, उसका जो तुलना की है शीशे के समान उसे माना है। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांतें काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया।
बचेंद्री पाल क्या कहती हैं कि जो जमे हुए बर्फ़ की सीधी व जो ढलाऊ चट्टानें थीं इतनी सख्त थीं, मतलब कठोर और भुरभुरी थीं, ऐसा लगता था मानो शीशे की चादरें बिछी हों। उन सभी को बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा। और बचेंद्री पाल क्या कहती हैं कि उन्हें इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांतें काट सकें। बचेंद्री पाल कह रही हैं कि उन्होंने उन खतरनाक स्थलों पर भी, जो खतरनाक स्थल थे उन पर भी हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि वह एक छोटी सी भी गलती क्या हो जाता वहाँ पर, उनकी मौत का कारण बन सकती थी। दो घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पहुंच गए थे। जो लास्ट कैंप था शिखर पर, जो एक लास्ट कैंप बनाया गया था, वहां तक ये पहुंच चुके थे। अंदोर ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूं? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्हें आश्चर्य भी हुआ और खुशी का एहसास भी हुआ। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। उन्होंने कंपेयर कर लिया कि जो पहले दल आया था उसने 4 घंटे लगाए और हम लोग 2 घंटे में ही पहुंच गए हैं। और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिण शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। दृश्यता मतलब जो दिखाई पड़ने की जो स्थिति थी वह 0 पर पहुंच गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूरी के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। अब वे काफ़ी हद तक शिखर तक पहुंचने वाले थे। मेरी सांसें मानो रुक गई थीं। मुझे विचार कौंधा अर्थात मेरे मन में विचार आया कि सफलता बहुत नज़दीक है। वह अपने शिखर तक पहुंचने ही वाली थी। कुछ ही समय बाकी था, कुछ ही दूरी बाकी थी। शिखर कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं रह गया था। उनकी जो मंजिल थी वह बहुत पास थी। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। मैं आपको पाठ के प्रारंभ में ही बता चुका था कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, जिनका नाम बचेंद्री पाल था। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी। देखिए, शंकु एक शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है। शंकु आप शायद जानते होंगे, जिसे आप देखिए इंग्लिश में भी अपने मैथ में यूज़ करते हैं, इंग्लिश वर्ड कौन, ठीक है। तो शंकु जैसे आपने देखा होगा, ऊँट के ऊपरी हिस्सा जो होता है इस तरह का, जो चोटी होती है वो इसी तरह की थी। तो उन्होंने बताया कि
एवरेस्ट शंकु की चोटी पर जो जगह थी इतनी नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकें। देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि एक कोन वाली अवस्था, एक स्थित जगह, एक नुकीली जगह जिस पर आप खुद आभास कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं कि वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी कि वहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हो जाएं। उन्होंने बताया, बचेंद्री ने, कि इतनी भी जगह नहीं थी कि हम वहाँ पर दो लोग भी एक साथ खड़े हो सकें। सॉरी। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था, क्योंकि चारों तरफ ढलान ही थी। आप समझ ही रहे होंगे कि जब हम नुकीली चीज़ पर ऊपर होंगे तो हमारे चारों तरफ क्या होगा, ढलान होगी। तो अब हमें वहाँ सेफ्टी की ज़रूरत थी, अर्थात हमें अपने खुद की सुरक्षा की ज़रूरत थी कि अगर हमारी एक थोड़ी छोटी सी भी चूक हमारी मौत का कारण बन सकती थी। हमने पहले बर्फ़ के को फावड़े से उसकी खुदाई की, जो वहाँ पर बर्फ़ थी उसकी खुदाई की, और अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। हमने इतनी जगह वहाँ बना ली थी कि हम वहाँ अच्छे से खड़े हो सकें। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, वह घुटनों के बल उसी जगह पर बैठ गई और बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। वह शिखर पर पहुंचकर जो सागर माथा, जिसको नाम दिया गया था एवरेस्ट, उस पर उन्होंने चुंबन किया, अर्थात उसे चूमा। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और उनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। वह बहुत खुश थीं और उन्हें अपने माँ बाप की याद आई। जैसे ही मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर जी, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मैंने आपको बीच में भी बताया था कि अंगदोर जी ने बचेंद्री को समय समय पर उनको प्रोत्साहित किया था, तो इसलिए उन्होंने उनको भी एक आदर भाव की नज़र से देखा और अंगदोर जी वही थे जिन्होंने मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। उन बचेंद्री के इस लक्ष्य में अंगदोर जी का भी एक महत्वपूर्ण हाथ रहा, क्योंकि उन्होंने समय समय पर उनको प्रोत्साहन दिया, उनके साथ रहे। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। वो बिना ऑक्सीजन के गए थे। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देखिए, यहाँ फिर प्रोत्साहित किया गया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुमने अपने पीछे छोड़े हुए संसार से, जो पीछे तुमने संसार छोड़ दिया था, उससे वह कैसा होगा, एकदम भिन्न होगा। देखिए, इस पाठ में जो हमने समझा वह एक तो हिम्मतपूर्ण कार्य, दूसरा कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। हमें परिणाम की इच्छा ना करते हुए उस स्थिति से गुजरना चाहिए, ये नहीं कि हमें पहले ही उस हार को स्वीकार कर लें। देखिए, कठिनाई, जब कोई आप कार्य करेंगे तो उसमें कठिनाई भी आपको मिलेंगी, कठिनाइयों का भी आपको सामना करना पड़ेगा,
लेकिन आप उन कठिनाइयों से डरें नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करें। एक महिला जो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला के नाम से आज भी जानी जाती हैं, बचेंद्री पाल। अगर उनके जो कठिनाई उन्होंने जिनका सामना किया, अगर वे हार मान जाती तो शायद आज प्रथम एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला के नाम में उनका नाम नहीं होता। तो यही आपको समझना होगा कि हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद।